ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपन काफ़ी समय बाद जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी की क्लास ले रहे हैं। सभी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, उनको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और मैं आपको एक बार शॉर्ट में हल्का सा, बहुत कम टाइम लेते हुए बता देता हूँ कि यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो जैसा कि आपको बताऊं कि शुरू में जब हम शुक्ल जी पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो शुक्ल जी की सबसे पहले हमने जो भी भूमिका थी शुक्ल जी वाली पुस्तक में, जो भी प्राकथन थे या काल विभाग था, है ना, विषय सूची इस टाइप से समझ लीजिए, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, विस्तार से पढ़ी थी, उनको हमने समझा। क्योंकि शुक्ल जी ने इसमें लिखा हुआ है सर्वप्रथम कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है क्यों लिखा है। काल विभाग में लिखा है कि उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया है, सिद्धों की रचनाओं को, नाथों की रचनाओं को, जैनों की रचनाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया है। ये शुरुआत में हमने पढ़ा, जब आप शुरुआती वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर हमने जब आदिकाल पढ़ा था, जिसे क्या बोलते हैं अपन, वीरगाथा काल भी, तो इसमें हमने पढ़े थे लोग टोटल 4 प्रकरण। 4 प्रकरण कैसे याद करेंगे हम? पहला प्रकरण सामान्य परिचय और अंतिम प्रकरण फुटकल रचनाएं। तो पहला और चौथा हो गया। तो दूसरा तीसरा कौन सा होगा? अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। इस प्रकार से 4 प्रकरण हमने पढ़े थे आदिकाल में। कौन कौन सा? सामान्य परिचय, फिर देश भाषा काव्य, फिर अपभ्रंश काव्य, इनके बारे में शुक्ल जी ने समझाया, फिर फुटकल रचनाओं के बारे में शुक्ल जी ने समझाया। ये पढ़ा हमने आदिकाल में 4 प्रकरण। अब आप बोलोगे फिर अगला कौन सा है? अगला हो जाएगा हमारा पूर्व मध्य काल, ठीक है ना, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। क्योंकि मध्यकाल को 2 भागों में बांटते हैं ना हम, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल मतलब रीति काल। तो हमने पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को पढ़ा, यानी कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल को पढ़ा, जिसमें 6 प्रकरण हमने पढ़े थे। अब आप कहोगे यार 6 प्रकरण कौन कौन से हो जाएंगे? 6 प्रकरण हमने पढ़े थे, जिसमें पहला प्रकरण फिर से वही सामान्य परिचय, और छठा प्रकरण हमारा कौन सा? फुटकल रचना है, भक्ति की फुटकल रचना है। तो बचे कौन से? बीच में 4 बचे ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो देखो भक्ति काल में जो दूसरा प्रकरण था, पहला सामान्य, दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा? निर्गुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा में भी कौन से कवि? संत कवि। निर्गुण धारा संत कवि दूसरा प्रकरण। अब तीसरा कौन सा हो जाएगा? निर्गुण धारा सूफी कवि। तो पहला दूसरा संत, तीसरा सूफी कवि। तो बोला चौथा कौन सा हो जाएगा? सगुण धारा राम भक्त कवि। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? सगुण धारा कृष्ण भक्ति कवि। हो गए ना याद? आसान है बिल्कुल। और छठा तो वही शुक्ल जी रखते ही हमेशा, भक्ति काल की फुटकल रचना है, ये हो जाएगा। तो भक्ति काल के 6 प्रकरण, आदि काल के 4 प्रकरण हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने शुरू किया रीतिकाल, जिसे कहते हैं उत्तर मध्य काल। तो रीतिकाल के कितने प्रकरण है? शुक्ल जी ने कितने रखे? 3 प्रकरण। कैसे? सबसे पहला सामान्य परिचय, वो रखते ही हैं। और दूसरा हो जाएगा रीति के ग्रंथकार कवि, क्योंकि रीति के ग्रंथकार कवि मतलब कि जो रीति की परिपाटी का अनुसरण करते हैं, या जो वास्तविक रीतिकाल के कवि कहलाते हैं। दूसरा वो हो गया। फिर बोला तीसरा क्यों रखा? फुटकल कवि नहीं, तीसरे वो कवि है जो रीति काल के अन्य कवि, जो रीति काल में तो पैदा हुए हैं परंतु रीति की परिपाटी का अनुसरण नहीं किया है, अर्थात घनानंद, बोधा, ठाकुर, इस प्रकार के जो कवि हैं, ठीक है ना, चाहे वो बड़े सूक्तिकार हो, चाहे वो ज्ञानोपदेशकार हो। इस प्रकार से 3 प्रकरण में रीति काल को, यानी कि उत्तर मध्य काल को डिवाइड किया है। अब आते हैं हमारा जो सबसे बड़ा संक्रमण काल है, या सबसे बड़ा क्रांतिकारी काल जिसे कह सकते हैं, वो है हमारा आधुनिक काल, जहाँ सबसे ज्यादा गद्य का आविर्भाव हुआ, ठीक है ना, भाषा पूरी परिवर्तन हो गई है ना। उन सबको समझाने के लिए सर्वप्रथम आधुनिक काल का जो गद्य खंड है वो शुक्ल जी ने समझाया था, है ना, उसको हमने पढ़ लिया था। सामान्य परिचय हम पढ़ चुके थे उसका, जिसमें था गद्य का विकास। वो वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बोला इसमें क्या है? गद्य का विकास। तो गद्य के विकास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ब्रजभाषा गद्य कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था। खड़ी बोली गद्य की शुरुआत कैसे हुई थी, ये हमने पढ़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है, खड़ी बोली तो गद्य यूं तो है ही नहीं कि सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य ही लिखा गया हो। पहले तो ब्रजभाषा लिखा गया था ना, ब्रजभाषा का गद्य, और उससे पहले अन्य भाषाओं में गद्य कुछ हो। तो उन सबको डिस्क्रिप्शन में देखकर, मतलब शुक्ल जी ने समझा कर, फिर खड़ी बोली गद्य पर आए हम, ठीक है। फिर प्रकरण 2 क्या है हमारा? गद्य साहित्य का आविर्भाव। इनको भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। किसमें था ये? गद्य खंड में। आधुनिक काल गद्य खंड में 2 प्रकरण हमने पढ़े। फिर अगला चैप्टर आता है हमारे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। वो तो था पहले कैसे गद्य लिखा जाता था और खड़ी बोली का गद्य कैसे लिखा। तो हम वर्तमान की बात करेंगे ना भाई अब, है ना। तो वर्तमान की जब हम बात करेंगे, तब हमने पढ़ा था यहाँ पे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, जिसमें गद्य का परिवर्तन, ठीक है ना, गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय पढ़ा हमने पहले,
तो गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय हमने पढ़ चुके थे ये, और हम यहाँ तक ही पूरा कर चुके थे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है ना, प्रकरण 2, गद्य का प्रवर्तन, ठीक है ना। पहले सामान्य परिचय हो गया, अब गद्य का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। अब किसके संदर्भ में? आधुनिक काल के विशेष संदर्भ में, अर्थात अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल में कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य किस प्रकार से लिखा, मध्य द्विवेदी काल में किस प्रकार से गद्य लिखा गया, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला तो हमारा हो गया था सामान्य परिचय, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है प्रकरण 2, ये रहा आपके सामने, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। प्रथम उत्थान के अंदर पढ़ेंगे हम प्रकरण संख्या 2, ठीक है ना, और गद्य साहित्य का परंपरा का प्रथम उत्थान। अब वैसे ये चैप्टर हमने मुश्किल से 5-10 लाइनें तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन जब हम क्लासेस लेते थे, पर इन 5-10 लाइनों को दोबारा से शुरू ऐड करके और फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो शायद मजा आएगा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हम बीच में से पढ़ेंगे तो हो सकता है लय टूट जाए, है ना। तो जो इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो पहला नाम ही यहाँ पे हमको दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। हम पढ़ना शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हो सकता है आपकी किताब में ये पेज नंबर अलग हो, लेकिन जब आप यूट्यूब पे क्लास को देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, तो आप वहां पे देख कर भी इनको पढ़ सकते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ते हैं अब हम। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल परिवार में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को, और मृत्यु जो है 35 साल की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को ही है। दिमाग नहीं लगाना है आपको ज्यादा। 1850 में पैदा हुए थे, 1885 में डेथ हुई है, खत्म बात। 35 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। बहुत ही पहुंचे हुए आदमी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, दिव्य पुरुष हम कह सकते हैं इनको। और बहुत ही कम समय में, 35 वर्ष कितनी उम्र होती है बताइए, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य को ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिनके लिए उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया हो, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो, चाहे वो बालकों के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, बच्चों और इधर से शिक्षा के लिए हो, देश के लिए हो, साहित्य के लिए हो, सब में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भारतेंदु जी का रहा है। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे, ठीक है। जगन्नाथ भगवान की जो हम पढ़ते हैं ना, यात्रा पढ़ते हैं ना, जब वहां गए थे ये, तो ये संवत वगैरह को भूल जाओ आप, है ना। आप तो ईस्वी में याद रखो, ये याद भी नहीं रखना आपको वैसे तो। उसी यात्रा में इनका जो परिचय था ना, बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब सबसे पहले जो गद्य या फिर जो प्रकार से कोई भी विधा है, वो हमारे देश में पहले बंगाल में आई, फिर हम हिंदी भाषियों ने उसको ग्रहण किया, परंतु हमने हमारे अनुरूप ग्रहण किया था उसको। क्योंकि हो सकता है कि बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, वहाँ रोमांटिसिज्म चल रहा है, परंतु हमारे समाज में तो दरिद्रता, गरीबी, भीख मंगी, इधर से क्या बोलते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन, ये सब चीजें चल रही है। तो हम इन चीजों को नोटिस करें, या उनकी तरह वो रोमांटिसिज्म लिख रहे हैं या फिर एकदम प्रेम कविताएं लिख रहे हैं, तो हम भी वही लिखेंगे क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधित ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे, और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया, जिसे हम 1868 में मानते हैं, ठीक है ना। 1868 में उन्होंने क्या किया था, विद्या सुंदर का। अब प्रश्न आता है बहुत बार कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है, और निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक है। तो आपको मौलिक नाटक अलग से याद करने पड़ेंगे और अनुदित नाटक अलग से। पर विद्या सुंदर तो अनुदित नाटक और पहला नाटक है इनका। इस अनुवाद में इन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडोल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष इन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। बिल्कुल 1868 में पहली पत्रिका जो इन्होंने निकाली थी वो कवि वचन सुधा थी, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविता छपा करती थी, फिर बाद में गद्य के लेख भी रहने लगे थे। 1930 में, यानी कि 1873 में, 57 माइनस करते हैं ना हम संवत से, तो ईस्वी में पहुंच जाते हैं। 1930 यानी कि संवत 1873 में, यानी कि ईस्वी 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली थी, कि उसकी 8 ही अंक निकले थे। उसके बाद उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है। अब ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा यूजीसी नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, किसी भी एग्जाम में, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल भारतेंदु की किस पत्रिका में प्रकट हुआ? ऑप्शन में कवि वचन सुधा भी रहेगा, हरिश्चंद्र मैगजीन भी रहेगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका भी रहेगा। पर हमको सही उत्तर लगाना है हरिश्चंद्र चंद्रिका, क्योंकि ये शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, और शुक्ल जी की एक एक लाइन पत्थर की लकीर है। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा था,
जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया था, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ था। भारतेंदु ने नई सुधारी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। इन्होंने कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में नोट किया है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में। क्योंकि अब देखो यहाँ पे संवत नहीं लिखा, क्योंकि लिखी इसी बात में ना, उन्होंने इसी फॉर्म में भारतेंदु ने लिखा है। और कम से कम 1000 बार, लाखों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारतेंदु ने कालचक्र नामक जो अपनी डायरी थी, इतिहास की डायरी थी, है ना, कब नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली, या भारतेंदु के अनुसार हिंदी नए चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी में, सन 1873 में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं नीचे, इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर दिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्रीनारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादक कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। अब बद्रीनारायण चौधरी को आप जानते हैं, वही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है ना। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। जो भी टेलीग्राम पे लाइव सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर क्लास ले लेते हैं, फिर अपन आपस में बातचीत भी करेंगे, ठीक है ना। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वे तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला था, जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली को ज्यों का त्यों रखते हो और अंग्रेजी वाक्य और मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हो। उस समय हिंदी में न तिक तिक अशांति थी, न कांदना थी, न सिहरना थी, छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, ठीक है ना। न भाग लेना था और न स्वार्थ लेना था, ठीक है ना। नीचे चलते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर और मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न और बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हरिश्चंद्र का लेख है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न आ जाएगा छोटा सा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र अगर कहीं छींका भी है ना, तो छींकना भी उनका इंपॉर्टेंट है, खांसा भी है तो खांसना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा हुआ है तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है मिलान करने के लिए दे दें। बाबू तोताराम की रचना पूछी गई है बहुत बार, अद्भुत अपूर्व स्वप्न बाबू तोताराम, और बाबू कार्तिक प्रसाद का हो जाएगा रेल का विकट खेल। बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए भी बाल बोधनी पत्रिका निकाली, जो कि लगभग 1878 के आसपास निकाली थी ये। 1868 में पहली पत्रिका निकाली थी कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1878 के आसपास बाल बोधनी। अतः कौन सी पत्रिका थी भारतेंदु जी की जो स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? बाला बोधनी या बाल बोधनी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। इसके पहले संवत 1930 में उनका पहला मौलिक नाटक, पहले विद्या सुंदर की बात की थी, वो 1868 में आया था, वो था अनुदित। बट इनका जो पहला मौलिक नाटक है वो है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। अब नाम से पता चल रहा है कि भैया वेदों में लिखा हुआ है ना, अगर तो वेदों की जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो है वो एक प्रकार का प्रहसन है, ठीक है ना। तो क्या था उसमें? इसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों को और केवल अपनी मानव वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में मतवाले, देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे, ठीक है ना। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया था और अपने नाटक, अब देखो नाटक नाम की रचना भी है शुक्ल इनकी भारतेंदु जी की। नाटक नाम की पहली पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि अब नाटक नाम की इस रचना को हम आलोचना ग्रंथ भी मान सकते हैं, समीक्षा ग्रंथ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। पूछ सकता है कि नाटक नाम से निबंध या नाटक नाम से जो कृति है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की।
कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे। अब ये प्रश्न 200% बनता ही है, बहुत बार बनता है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मौलिक माना है या पहला माना है। तो कौन कौन से हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, बाबू गुलाब चंद्र का नहुस नाटक। बाबू गोपाल चंद्र है ना, वो बाबू गोपाल चंद्र इनके खुद के पिताजी थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों ही ब्रजभाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये रहे भैया निम्न। कौन कौन से मौलिक नाटक? वेदी की हिंसा, हिंसा न बहुती। चंद्रावली, इसे श्री चंद्रावली भी बोलते हैं। विशस्य विषमोदनम, भारत दुर्दशा बच्चा बच्चा जानता है। नील देवी, अंधेर नगरी, और प्रेम योगिनी, और सती प्रताप, जो कि अधूरा है, बाद में राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था इसको। ये इनके मौलिक नाटक हो गए। प्रश्न पूछा है यूजीसी नेट में कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक नाटक है, तो 3 तो अनुदित दे देते हैं और सती प्रताप ऑप्शन में होता है। और देखो ये अनुदित ये रहे: विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, रुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता था, ठीक है, पर हमने एक पुराना बांग्ला का नाटक देखा है जिसका वो अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया गया बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, इसे सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नाटक ऐसा है, भारत जननी, जो कि अनुदित नाटक की श्रेणी में आता है, जो कि उनके मित्र भारत माता का अनुवाद कर रहे थे, तो उसको सुधारते सुधारता फिर से पूरा लिख डाला था। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रावली जो नाटक है उसमें प्रेम का आदर्श है। नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर चला गया नाटक है। तथ्य हो गए, तथ्य तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, कहीं पर ही मिल जाते हैं ये तो, कि पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का जो वृत्त मिलता है कौन से नाटक में मिलता है? नील देवी में। भारत दुर्दशा में तो देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई है। विशेष्य विस्मोदनम में देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु जी ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है, न तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन अपनाया है, मतलब अवलंबन मतलब उसको स्वीकार किया है, ठीक है ना। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया है, न तो बांग्ला के नाटकों की तरफ प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ के वे अंग्रेजी नाटकों की तरफ नकल पर चले हैं, और न ही प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता को लेकर उन्होंने नाटक बनाए हैं। उनके न तो भारत की प्राचीन परंपरा की जटिलता को लेकर भी नाटक नहीं बनाए हैं और अंग्रेजों की तरफ कॉपी भी नहीं करी, बीच का रास्ता अपनाया है उन्होंने। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं पर कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की है, पर हिंदी साहित्य के सर्वोत्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित रहे हैं। कश्मीर कुसुम निबंध या आलोचना कृति, कश्मीर कुसुम निबंध है वैसे तो, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग भी दिखाया है। पूछी गई है बादशाह दर्पण किसकी कृति है ना, कश्मीर कुसुम। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे, है ना। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। उसने एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले थे कि उनके जीवन काल में चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर उन्होंने स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने लगी थी। अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्मा करके द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल मधुसूदन दत्त, है ना, और हेमचंद्र की श्रेणी में आ गए। क्योंकि जब वो पद्य लिखते थे ब्रज भाषा में लिखते थे, और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, सुंदर तरीके से लिखेंगे तो पद्माकर और द्विजदेव की तरह दिखेंगे ही सही। और जब गद्य लिखते थे तो गद्य भी बहुत शानदार लिखते थे, वो खड़ी बोली हिंदी में। एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तिमाल बुनते दिखाई देते थे, और दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारियों भक्तों के चरित्र की हंसी भी उड़ाते थे, और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान भी दे जाते थे। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अर्थात भारतेंदु काल की कोई विशेषता पता हो तो ये हो जाएगा कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य है, अर्थात प्राचीनता का और नवीनता का द्वंद्व मिलता है
राजभक्ति देशभक्ति का द्वंद्व मिलता है, भाषा को लेकर द्वंद्व मिलता है। ये विशेषताएं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अब बीच बीच में और बताता रहूंगा। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने ये भी प्रदर्शित किया है कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने साहित्य के विकसित अंग से लगे, है ना, कि नए या बाहरी भावों को पचाकर, है ना। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि हाँ, हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया था। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आप जानते ही हो, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्री निवास दास, बालकृष्ण भट्ट, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि। अब बोला ये नाम क्यों पढ़े अपन ने, क्या जरूरी है क्या? 200% इंपोर्टेंट है। प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु काल से संबंधित नहीं है। यूं तो नहीं आएगा कि भारतेंदु मंडली में कौन शामिल नहीं है, परंतु भारतेंदु काल से संबंधित कौन सा कवि नहीं है। ऑप्शन में बद्री नारायण होगा, लाला श्री निवास दास होगा, केशव राम भट्ट भी दिखेगा आपको, राधाचरण गोस्वामी होगा, है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, और एक कवि दे देगा आपको वो द्विवेदी युग का। ठीक है, कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने तो हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग भी दिया था। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में हो गया था। उनका ये मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। तभी तो आप पढ़ते होंगे कि 1850 से लेकर 1900 तक हम भारतेंदु युग पढ़ते हैं, जबकि भारतेंदु जी की जो सूर्य है, भारतेंदु जी का जो सूर्य है वो तो 1885 में अस्त हो गया, फिर भी हम भारतेंदु युग क्यों कहते हैं? तो भाई किसी भी मनुष्य के जाने के बाद उस समय जो लिखी गई जो प्रवृत्ति वो एकदम से खत्म नहीं हो जाती है ना, वो उस समय के और भी लेखक उस प्रवृत्ति को जारी रखते हैं, ठीक है ना, उस धारा को। तो वो लगभग 1900 तक चली। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वो द्वितीय स्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। अर्थात नाटक का जो सबसे बढ़िया रूप हमको दिखाई देता था ना, वो द्विवेदी युग में भी उतना श्रेष्ठ नहीं दिखा गया जितना श्रेष्ठ रूप हमको भारतेंदु युग में निखर कर बाहर आया था। ये फैक्ट बात, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए और बहुत सारी जगह ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी है। भावावेश की भाषा में प्राय वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से कुछ अंश दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो चंद्रावली नाटिका है एक प्रकार से, ये जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रहसन, ठीक है ना, नाटिका, भाण, ये क्या होता है, नाटक के प्रकार है। कॉमेडी नाटक हो तो उसका अलग प्रकार अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से चंद्रावली जो है नाटिका है, छोटा सा नाटक कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो उसकी कुछ पंक्तियां दी हुई है, कभी पूछा नहीं है वैसे तो, पर ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, कभी कभी काम आ जाए तो। कि झूठे झूठे, ये पंक्तियां इसलिए शुक्ल जी ने रखी है ताकि पता चले आपको कि भारतेंदु जी के समय भारतेंदु जी के नाटकों की भाषा किस प्रकार की थी और खड़ी बोली हिंदी में किस प्रकार से साहित्य लिखा जा रहा था। झूठे झूठे झूठे, झूठे ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतनी छाती ठोक और हाथ उठाकर उठाकर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते, भला क्या काम था कि इतना पतड़ा किया। किसने इस उपद्रव व जाल करने को कहा था, कुछ न होता तुम ही तुम रहते, बस चैन था केवल आनंद था। बस इतना काफी है, क्योंकि अगर प्रश्न आएगा तो शुरू की पंक्तियों से आता है कभी भी, है ना, कि ये किस नाटक से लिया गया है। तो झूठे झूठे झूठे, चंद्रावली झूठे, इस नाटक से लिया गया है ये, ठीक है ना। अब देखो अगला पैराग्राफ देखो कि जहां चित्त की और किसी स्थायी शोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहां की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं पर अनवय जटिल नहीं है। जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषण में, अब देखो प्रेम योगिनी भी इनका नाटक है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ दिए हुए हैं, क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें, हम लोगों का परम बंधु पिता मित्र पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो, है ना। तो ये प्रेम योगिनी का कुछ संवाद है जो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है, बस प्रेम योगिनी जो है
भारतेंदु जी का नाटक है, आपको याद रखना होगा ये, ठीक है ना। नीचे दिया हुआ है, उपकार दोनों भूल जाते हो, तुम्हें इनकी निंदा से क्या, ये भी अपने काम का नहीं है क्योंकि ये उसी का अंश है ना। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि तथ्य निरूपण या वस्तु के वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश हो जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम नील देवी में देख पाते हैं। आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर और कोई आनंद का दिन नहीं है। तो नील देवी का वाक्य यही है, ठीक है ना। ये बस इतना काफी है। ये नील देवी जो कि किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं है, पर उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता बिल्कुल नहीं होती है। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है। वाक वैचित्र्य और चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं होती है। वाक वैचित्र्य मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार पूर्ण ढंग से कुछ ऐसा कह दिया जो अचंभित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, नहीं। भावों की मार्मिकता होती है उसमें, है ना। ये स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि किसी भी पैराग्राफ की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आने लायक होती है। और जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में शुक्ल जी जैसा विद्वान अगर टिप्पणी करता है तो वो तो किसी भी एग्जाम के लिए लीक होने वाली बात है कि लीक हो गई बात, है ना। अतः यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी व्यवस्थित होती थी। ये पंक्तियां किन्होंने किनके बारे में कही है, शुक्ल जी ने कही है भारतेंदु जी के बारे में, है ना। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमघन आदि लेखकों की भाषा में क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संमत 1938 की आनंद कादम्बनी इंपोर्टेंट है, पत्रिका है प्रेमघन की, का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख से मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता है। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था आज प्रकरण संख्या 2 का जो पहला चैप्टर था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनके बारे में। तो आज के लिए क्लास में इतना ही काफ़ी है। कल से हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। क्लास रेगुलर जारी रहेगी अब। और आशा करता हूँ कि आपकी जो ये शुक्ल जी वाली सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, और मैं आशा करता हूँ इसको शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी आपका मत होगा मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।